यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज साइन टू एक्स अपॉन कॉस एच टू वाई प्लस कॉस टू एक्स। ठीक है, इसको हाइपरबोलिक कोसाइन रीड किया जाता है एच आने के कारण। ये हाइपरबोलिक कोसाइन टू वाई इस रेडियन एंगल के साथ आया है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। एनालिटिक फंक्शन में क्या होता है, देखो एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड से डिनोट किया जाता है, जिसको यानी कि अगर ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूँ जेड स्क्वायर। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन यहाँ पे क्या लिया, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर लिया। हम लोग फर्स्ट लेक्चर से इतना जानते हैं कि एफ ऑफ जेड ये एनालिटिक अगर फंक्शन है वो हमेशा यू प्लस आई वी इस कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, जिसमें यू क्या रहेगा, एक्स और वाई इन वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन होगा, और वी भी एक्स और वाई इन वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन होगा। यानी कि एफ ऑफ जेड हमेशा ये रियल पार्ट ऑफ फंक्शन कहेंगे और वी को इमेजिनरी पार्ट ऑफ फंक्शन कहेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। जिसमें ये जो u है इसको क्या कहा जा रहा है, रियल पार्ट ऑफ फंक्शन कहा जा रहा है, जो कि x और y से बना हुआ होता है। तो अभी के इस केस में हमें ये वाला पार्ट गिवन है, क्या कहा, ये जो u वाला पार्ट है दैट इज ये u वाला पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है रियल पार्ट इज गिवन इज लाइक दिस। ठीक है, उससे हमें क्या बनाना है, इस ये वाले पार्ट से हमें एफ ऑफ जेड ये एनालिटिक फंक्शन बनाना है। इतना क्लियर हो गया, ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर फंक्शन एनालिटिक होता है तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कॉचीज रीमैन इक्वेशंस जो होती है या फिर कॉचीज रीमैन कंडीशंस होती है वो ऑलरेडी सेटिस्फाई होती है। वो कंडीशंस क्या होती है, देखो यू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, वी वाई होता है, एंड यू वाई इक्वल टू क्या होता है, माइनस वी एक्स होता है। ठीक है, जिसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं हम लोग, डो यू बाय डो एक्स इज इक्वल टू डो वी अपॉन डो वाई एंड डो यू अपॉन डो वाई इज इक्वल टू माइनस डो वी अपॉन डो एक्स। ये कॉचीज रीमैन इक्वेशंस या फिर कॉचीज रीमैन कंडीशंस होती है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है इन एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर या फिर एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इन दिस फॉर्म ऑफ फंक्शन, तो एफ ऑफ जेड इस फंक्शन को क्या कहा जाता है, एनालिटिक फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये वाला बेसिक कॉचीज रीमैन इक्वेशंस का बेसिक हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में लर्न किया हुआ है। ठीक है, तो अभी के इस केस में हमें क्या करना है, यू वाला पार्ट गिवन है, उससे हमें एनालिटिक फंक्शन बनाना है, दैट इज एफ ऑफ जेड ये फंक्शन बनाना है। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने इसी कंसेप्ट के ऊपर कुछ सम्स किए हुए थे, तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दिया था वो तो हम लोगों ने रीड किया है, तो हम लोग आंसर के लिए इस एरो से शुरुआत करेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा फिर, हियर u इज इक्वल टू, यू यानी कि रियल पार्ट होता है, तो रियल पार्ट क्या दिया है, साइन टू एक्स अपॉन कॉस एच टू वाई प्लस कॉस टू एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से लिखा रियल पार्ट में जो दिया है वो उतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, इस u फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव्स करना है। क्या कहा, पार्शियल डेरिवेटिव्स, यानी कि अगर x को पहले लेंगे डेरिवेटिव्स करने के लिए तो उसके केस में y इस वेरिएबल को कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद u इस फंक्शन का y वेरिएबल के साथ पार्शियली डिफ्रेंशिएशन होगा, तो उस केस में x वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग u इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ डेरिवेटिव्स करेंगे, जिसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, डो यू बाय डो एक्स, या फिर इसी नोटेशन को हम लोग यू एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स का फंक्शन है, यानी कि यू अपॉन वी ये डेरिवेटिव्स का रूल यूज़ करना होगा या फिर यूज़ होगा। ठीक है, तो वो रूल क्या होता है, सबसे पहले v लिखा जाता है, v यानी कि डिनोमिनेटर का पार्ट। तो डिनोमिनेटर का पार्ट क्या है वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज कॉस एच टू वाई प्लस कॉस टू एक्स। ठीक है, इतना लिखने के बाद v वाला पार्ट एज इट इज लिखने के बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ, बाद में जो u फंक्शन है ऊपर आया हुआ उसका डिफ्रेंशिएशन करना है। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस टू एक्स, तो ये कॉस टू एक्स लिखा, टू एक्स का फिर से टू लिखना होगा तो यहाँ पर टू लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। v और u फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया, उसके बाद माइनस दो, माइनस साइन के बाद हमेशा ब्रैकेट देना होता है, तो ये ब्रैकेट डाला। अभी u वाला फंक्शन एज इट इज लिखना है, यानी कि साइन टू एक्स हम लोग एज इट इज लिख देंगे। उतना लिखने के बाद डिनोमिनेटर में आए हुए फंक्शन का हमें क्या करना होगा, डेरिवेटिव करना होगा, जिस केस में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना है, यहाँ पर एक्स अपॉन में लिखा है इसके कारण, तो उस केस में कॉस एच टू वाई को क्या कंसिडर करना होगा, कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं आएगा। और ये कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। ठीक है, तो ये आगे लिखूंगा मैं, माइनस साइन टू एक्स हो जाएगा, और टू एक्स का आगे ये टू रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये v लिखा u फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस फिर ये u लिखा और ये v फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, ये डॉट है और इस डॉट के आगे ये इनटू में माइनस साइन आया हुआ है। ठीक है, ये वाले टर्म से ये माइनस नहीं है, यहाँ पर डॉट है, डॉट के आगे ये माइनस साइन आया हुआ था। ठीक है, तो ये इतना पार्ट न्यूमरेटर का हो गया। न्यूमरेटर के अपॉन में वी स्क्वायर लिखना होता है, राइट, तो वी स्क्वायर में क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस एच टू वाई, डिनोमिनेटर वाला वी का टर्म था ना ये, प्लस
कॉस 2x और इसका ब्रैकेट में लिखकर पूरे के पावर में 2 लेना होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा u बाई वी का रूल, डिराइवेटिव इसका लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। लेफ्ट साइड में ये दो यू बाई दो एक्स फिर से एक बार लिख दिया। इसी का मतलब क्या होने वाला है, ux होने वाला इक्वल टू कॉस 2x इंटू 2, ठीक है। तो ये कॉस 2x इंटू 2 इस वाले कॉस 2x के साथ इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, देखो अंदर ब्रैकेट में जो भी है टर्म आया हुआ है उसको बाहर का ये 2 कॉस 2x इंटू कर देंगे, ठीक है। ये कॉस 4x बोलना गलत हो जाएगा, क्या कहा, इसको कॉस 4x बोलना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेडियन एंगल 2x ही है। इस 2x के साथ ये एल्जेब्रिक का आया हुआ नंबर हम लोग यहाँ पे नहीं पुट कर सकते। कॉस 2x इज द रेडियन एंगल फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस, जिसके अंदर बाहर का 2 हम लोग इनसाइड पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके कारण ये कॉस 2x ही होगा, कॉस 4x नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 कॉस 2x को हम लोग कॉस h2y के साथ पहले इंटू करेंगे, फिर बाद में कॉस 2x के साथ इंटू यानी कि मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, 2 कॉस 2x इंटू कॉस h2y, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आफ्टर दैट प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा, राइट, कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा। सेम टर्म है, ये 2 आगे लिखा, कॉस 2x इंटू कॉस 2x कॉस स्क्वायर 2x। ये माइनस साइन और ये माइनस साइन क्या होने वाला है, प्लस होगा। और अंदर क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर 2x लिखेंगे। क्या करेंगे, 2 साइन स्क्वायर 2x लिखेंगे। ये हो गया अपना न्यूमरेटर वाला पार्ट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इस न्यूमरेटर वाले पार्ट के नीचे हमें v वाला पार्ट यानी कि अपॉन वाला पार्ट एज इट इज लिखना होगा। ये सेंटर लाइन फिर पुट कर दी। ये सेंटर लाइन पुट करने के बाद डिनोमिनेटर में v वाला पार्ट क्या है लिखने के लिए, cos h2y, जिसको हाइपरबोलिक कोसाइन भी कहते हैं, जैसे कि पहले बताया था। और ये cos 2x लिखना है और ब्रैकेट लिखकर पावर में 2 देना होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इतना दो यू बाई दो एक्स के लिए काफ़ी है लिखा हुआ। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, u इस फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन वाला स्टेप बनता है। देखो यहाँ पर अगर ये वाले पार्ट से अगर हम लोग 2 को कॉमन बाहर लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल आइडेंटिटी होगी जो कि हम लोग को 10th स्टैंडर्ड में सीखी थी। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, या फिर साइन स्क्वायर थीटा को प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वल टू 1 ही होता है, ठीक है। कैसे भी रीड करो, पहले कॉस स्क्वायर रीड करो या फिर पहले साइन स्क्वायर रीड करो। तो यहाँ से 2 अगर कॉमन बाहर आता है तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो उसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर। ये पीछे का पार्ट दो यू बाई दो एक्स एज इट इज़, ये यू एक्स एज इट इज़ इक्वल टू न्यूमरेटर में क्या आएगा, पहले 2 cos 2x cos h2y प्लस 2 कॉमन बाहर आया हुआ, अंदर क्या रहेगा, 1 रहेगा, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं। अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर दैट इज़ cos h2y प्लस cos 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये हो गया अपना ux वाला वैल्यू। इसी तरीके से हमें अभी क्या निकालना है, uy भी निकालना है, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ u फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पे रहेगा uy रहेगा, ठीक है, इक्वल टू। अभी देखो y वाला फंक्शन सिर्फ डिनोमिनेटर में ही है, न्यूमरेटर में y वाला फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये किसके जैसा हो जाएगा, ये वाला फंक्शन 1/x के जैसे हो जाएगा। 1 यानी कि ऊपर का कांस्टेंट और नीचे वेरिएबल आया है ना नीचे वाले पार्ट में, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या कहा, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1/x² होता है, ठीक है। तो x की जगह पे नीचे फंक्शन आया है ना y वाला, x की जगह पे नीचे फंक्शन आया है डिनोमिनेटर में, तो ये 1/x जैसे हो जाएगा। साइन 2x को तो कम्प्लीटली कांस्टेंट कंसिडर करेंगे और कांस्टेंट साइड में आता है, ठीक है। तो ये फिर साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, साइन 2x साइड में लिख देंगे एज अ कांस्टेंट। और फिर क्या रहेगा साइन 2x अगर साइड में आता है तो ये क्या हो जाएगा, 1/cos h2y प्लस cos 2x होगा। और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1/x²। तो ये माइनस 1/x², x की जगह पे आया हुआ डिनोमिनेटर का टर्म दैट इज cos h2y प्लस cos 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस 1/x² कर दिया। उसके बाद जो x की जगह पे अगर कॉम्प्लिकेटेड या फिर कंपोजिट टर्म होता है तो उसका हमें फिर से फर्दर डिराइवेटिव करना होता है। तो फर्दर हमें राउंड ब्रैकेट के अंदर आया हुआ जो फंक्शन है उसी का फर्दर डिराइवेटिव करना होगा, ठीक है। तो cos h2y का डेरिवेटिव क्या होगा, sin h2y हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग sin h2y और 2y का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो ओनली 2 रहेगा, ठीक है। cos 2x का डेरिवेटिव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो उस केस पे cos 2x ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसी पार्ट को रीअरेंज करके अगर हम लोग लिखना चाहते हो तो कैसे लिख सकते हैं, ये sin 2x इंटू -1 इंटू साइन h2y इंटू 2 है, तो ये
2y के साथ यहाँ पे इंटू नहीं करना है, यानी कि साइन h 4y नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2y रेडियन एंगल है जो कि हाइपरबोलिक साइन फंक्शन के साथ आया है, और ये 2 नंबर किसी भी एंगल के साथ अंदर इंटू नहीं कर सकता हम लोग। तो क्या करेंगे, इस 2 को शुरुआत में लिख देंगे, यानी कि -1 इंटू 2, ये -2 आगे लिखा, साइड में क्या लिखा, साइन 2x लिखा, उसके बाजू में क्या लिखा, साइन h 2y लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये राउंड ब्रैकेट में आया हुआ टर्म, और उसके पावर में क्या लिखना होगा, स्क्वायर लिखना होगा। ठीक है, तो ये क्या लिखना है हमें, cos h 2y प्लस cos 2x, और उसके पावर में स्क्वायर लिखना होगा। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये यू वाई, एक उसके भी लेफ्ट साइड में, यानी कि दूसरा नोटेशन डो यू अपॉन डो वाई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यानी कि जो रियल पार्ट दिया था उसका हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव्स किया विद रिस्पेक्ट टू यू एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू वाई। इतना आ जाने के बाद हमें एफ डैश ऑफ जेड के लिए एक फॉर्मूला रहेगा। एफ डैश ऑफ जेड का फॉर्मूला देखो, ये रहेगा यू एक्स माइनस आई यू वाई, ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो इस स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होगा बाय यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड। क्या कहा, बाय यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड, MILNE, मिलने थॉमसन, बाय यूजिंग मिलने थॉमसन्स मेथड, पुट x इज इक्वल टू जेड ले लेना है, पुट x इज इक्वल टू जेड, और y इक्वल टू कितना पुट करना है, हमें 0 पुट कर देना है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में तो ये एफ डैश ऑफ जेड ही रहेगा, इक्वल टू यू एक्स। देखो यू एक्स में हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे z लेंगे और y की जगह पे 0 प्लेस कर देंगे। यू एक्स ये है हमारे पास। ठीक है, जिसमें y की जगह पे कितना लेना है, 0 लेना है, तो cos h 0, cos 0 कितना होता है, 1 होता है हाइपरबोलिक के केस में भी, तो ये रहेगा अपना 0, x की जगह पे z, ये 2 cos 2z प्लस 2 हो जाएगा। क्या कहा, ऊपर 2 cos 2z प्लस 2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, देखो h y की जगह पे 0 है, तो ये cos h 0 1 हो जाएगा, 1 प्लस cos 2z। ठीक है, 1 प्लस क्या लिखेंगे उसको, 1 प्लस cos 2z लिखेंगे, और उसका स्क्वायर रहेगा 1 प्लस cos 2z, और इसका क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। क्या किया, y की जगह पे 0 ले लिया, और z की जगह पे, सॉरी x की जगह पे z ले लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2z, cos h 0 भी कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि सर्कुलर फंक्शन cos 0 कितना होता है, 1 है, उसी तरीके से। उसके बाद अभी क्या देना है, ये माइनस साइन देने के बाद आई लिखकर यू वाई, यानी कि यू वाई ये ऊपर आया हुआ फंक्शन, जिसमें x की जगह पे z लेंगे, y की जगह पे 0 लेंगे। ठीक है, तो देखो y की जगह पर अगर 0 हो जाएगा तो ये साइन h 0 हो जाएगा, यानी कि साइन h 0 0 ही होता है, सर्कुलर फंक्शन साइन 0 की तरह। ये कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाएगी न्यूमरेटर में, तो भले डिनोमिनेटर में वैल्यू आती हो लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि साइन 0 0 होता है, तो ये सारा टर्म कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो माइनस आई का भी कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि बाजू में 0 आने वाला है। तो ठीक है, तो एफ डैश ऑफ जेड क्या आएगा, इतना ही आएगा। इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ब्रैकेट में से किसको कॉमन ले सकते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में 2 को कॉमन बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 को कॉमन बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस cos 2z बचेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 प्लस cos 2z का होल स्क्वायर है। ठीक है, 1 प्लस cos 2z का होल स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, फिर ये ब्रैकेट ऊपर सिंगल टाइम से, नीचे 2 टाइम्स से, तो सिंगल टाइम्स सेम ब्रैकेट डिनोमिनेटर में रहेगा ना नेक्स्ट स्टेप में। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाला एक ब्रैकेट कैंसिल चल हो जाएगा, तो कौन सा टर्म बचेगा, एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 अपॉन क्या आएगा, 1 प्लस cos 2z ही बचेगा। ठीक है, स्क्वायर नहीं रहेगा, एक टर्म कैंसिल हो गया। तो इसका हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये ऊपर का 2 एज इट इज लिखा। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या कहा, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इसका कैसे होगा, थीटा की जगह पर यहाँ पे 2z है, तो 2z का हाफ कितना होगा, ओनली z रहेगा, 2 cos स्क्वायर z हो जाएगा। ठीक है, ये देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला इस तरीके से होता है। अगर फॉर्मूला पता नहीं तो आप लोगों को अलग से लिख लेना चाहिए एक फॉर्मूले के बुक में। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, राइट। अगर यहाँ पे 1 प्लस cos 2 थीटा होगा तो राइट साइड में चेंजेस क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि जो भी एंगल यहाँ पर होता है उसका हाफ यहाँ पर करो। यहाँ पर थीटा है, थीटा का हाफ थीटा बाय 2 थीटा है तो उसका हाफ थीटा रहेगा। अपने पास थीटा की जगह पे जेड ये टर्म आया हुआ है डिनोमिनेटर में, देखो 1 प्लस cos 2z, तो 1 प्लस cos 2z का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पे क्या लिखना है, 2 cos स्क्वायर z लिखना है। ठीक है, तो मेरा z और मेरा 2 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर, तो मैंने थोड़ा सा ठीक से लिखने की कोशिश की ये 2 और z को डिफरेंट दिखने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये नेक्स्ट स्टेप में ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में ये एफ डैश ऑफ जेड
इज इक्वल टू, ये टू कैंसिल, 1/cos², कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का, राइट। ये क्या हो जाएगा फिर, sec² z हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हमें f' से f बनाना है, तो उसके कारण इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करना होगा। क्या लिखा फिर, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। अगर बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो f' से क्या बन जाएगा, f बन जाएगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन f' का विथ रिस्पेक्ट टू dz होगा इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये sec² z और यहाँ पर क्या लिखा, dz लिखा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, ये f बनेगा। अभी देखो tan x का डिराइव्ड क्या होता है, sec² x होता है, तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x होगा। उसी तरीके से sec² z का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan z हो जाएगा ना, तो ये tan z लिखेंगे और लास्ट पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज +3, ठीक है। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड फाइनल आंसर, यानी कि f ये एनालिटिक फंक्शन क्या आएगा, tan z + c आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। इसके बाद अब तक हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या कौन से क्वेश्चंस किए थे, रियल पार्ट देने पर f यानी कि एनालिटिक फंक्शन निकालने का सम्स किए थे इस कंसेप्ट के ऊपर। अभी क्या करेंगे, अभी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट दिया होगा, क्या कहा, इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ होगा और उससे हमें f ये एनालिटिक फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो कंसेप्ट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, टू फाइंड एनालिटिक फंक्शन व्हेन इमेजिनरी पार्ट v इज गिवन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखो अभी, टू फाइंड द एनालिटिक फंक्शन whose imaginary part is given, whose imaginary part v is given, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो इस कंसेप्ट के ऊपर जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड एन एनालिटिक फंक्शन हुज इमेजिनरी पार्ट इज x⁴ माइनस 6x² y² प्लस y⁴ प्लस x² माइनस y² और प्लस 2xy ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये फिर अपने को v फंक्शन दिया हुआ है। ये इस एरो से हम लोग आंसर के लिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा, गिवन लिख दिया। गिवन यानी कि v फंक्शन दिया है हमें, इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन दिया है, v फंक्शन जो दिया है उसको एज इट इज लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो पहला टर्म ब्रैकेट पे लिखा हम लोग उसको विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे यहाँ पर। तो ये x⁴ माइनस 6x² y² प्लस y⁴, ये वाले टर्म को भी विदाउट ब्रैकेट लिख देते हैं। ब्रैकेट के पहले प्लस है तो साइन चेंज नहीं होने वाले, तो इसको हम लोग डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। तो ये क्या नेक्स्ट स्टेप में x² माइनस y² और ये प्लस 2xy, ठीक है। ये इमेजिनरी पार्ट का फंक्शन होने के कारण लेफ्ट साइड में हम लोगों ने v लिखा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो जब हमारे पास रियल पार्ट का फंक्शन होता है तो उस केस में हम लोग उसको पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते, राइट। v वाला फंक्शन रहेगा तो हम लोग पहले उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे और y का करने के बाद विद रिस्पेक्ट टू x के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो हमें यहाँ से पहले क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू y के साथ पहले पार्शियल डेरिवेटिव्स कर देना है। पार्शियल डेरिवेटिव्स यानी कि y के साथ ही होगा, उस केस पे x क्या रहेगा, कांस्टेंट ट्रीट करना होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है, ये भी याद रखना है। तो देखो यहाँ पर ∂v/∂y, इसी का मतलब v y होगा। इतना क्लियर हो गया। उस केस में x⁴ का डेरिवेटिव नहीं आएगा क्योंकि x को तो कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, तो x⁴ का डेरिवेटिव नहीं लिखना होगा। यहाँ पर -6² कांस्टेंट का हिस्सा बन जाएगा तो वो साइड में लिखेंगे। y² का डेरिवेटिव कितना होगा, 2y होगा, पीछे क्या है -6 है, यानी कि -12x² y आएगा, ठीक है। y⁴ का डेरिवेटिव क्या होगा, +4y³ हो जाएगा। x² का डेरिवेटिव नहीं आएगा, ये y² का डेरिवेटिव -2y और यहाँ से 2x साइड में y का डेरिवेटिव 1, यानी कि ओनली 2x लिखना होगा। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद एंड ∂v/∂x करना है, ठीक है। इसी का मतलब v फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करना है अभी विथ रिस्पेक्ट टू x। उस केस में y को क्या कंसिडर करना होगा, एज अ कांस्टेंट कंसिडर करना होगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा। तो देखो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ डेरिवेटिव करना है, तो x⁴ का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 4x³, ये -6y² साइड में और x² का डेरिवेटिव कितना, 2x, तो ये -12xy² हो जाएगा। फिर y⁴ का डेरिवेटिव नहीं आएगा, x² का डेरिवेटिव कितना होगा, +2x, ये y² का डेरिवेटिव नहीं आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है।
एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, तो यहाँ से क्या बचेगा, ओनली +2y बचेगा। इतना क्लियर हो गया। देखो इसके बाद हमने क्या करना है, फिर एफ डैश ऑफ जेड लिखना है। जब हमारे पास रियल पार्ट का फंक्शन होता है यानी कि यू होता है, तो उस केस में हम लोग एफ डैश ऑफ जेड कैसे लिखा करते थे, एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू यू एक्स माइनस आई यू वाई लिखा जाता था, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास इमेजिनरी पार्ट का फंक्शन दिया है, तो उस केस में एफ डैश ऑफ जेड कैसे लिखेंगे, देखो पहले वी वाई करेंगे प्लस आई वी एक्स लिखा करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो यही पॉइंट हमेशा याद रखना है हमें। अगर इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन रहेगा तो उस केस में एफ डैश ऑफ जेड ये यूज़ करना होगा, दैट इज़ वी वाई प्लस आई वी एक्स, ठीक है। तो वो वाला पार्ट मैं यहाँ पे लिख दूंगा, दैट इज़ वी वाई प्लस आई वी एक्स। इतना करने के बाद जैसे हम लोग प्रीवियस प्रॉब्लम्स जो किए थे उसमें जैसे सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस होता था, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी फॉलो करना है। यानी कि ये इतना लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, बाय यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड या फिर जस्ट बाय मिलने थॉमसन मेथड, ऐसा हमें लिखना होगा। थॉमसन्स मिलने थॉमसन्स मेथड, ठीक है। उसके तहत हमें क्या लिखना होता है, एक्स को जेड पुट करो और वाई को कितना पुट करेंगे, हम लोग 0 पुट करेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड पे तो ये एफ डैश ऑफ जेड ही रहेगा इक्वल टू वी वाई फंक्शन हम लोगों ने सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू वाई करने पर मिला था ना, जिसमें वाई कैसा है, 0 है। वाई 0 तो ये सारा पार्ट 0, वाई 0 तो ये वाला पार्ट भी 0, वाई 0 तो ये वाला पार्ट भी 0, ओनली क्या रहेगा 2x यानी कि 2z रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 2z लिख दिया, उसके बाद प्लस लिखा, ये i लिखा, वी एक्स यहाँ पर है जिसमें x की जगह पर z है और y की जगह पर 0 है। तो ये y की जगह पर 0, तो ये सारा टर्म 0, ये भी सारा टर्म 0, क्या रहेगा ये 4z³ यानी कि i के साइड में आएगा, ये 4z³ होगा और ये +2z रहेगा, क्या रहेगा, ये +2 लिखा और ये z रहेगा। इसको हम लोग एक राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसके साथ i इंटू था, ये प्लस i यानी कि आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर का i होता है ना, वो इंटू था ये वाले ब्रैकेट के साथ, इसलिए ये वाला टर्म हम लोगों ने अलग से ब्रैकेट में लिखा। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन करना होगा, क्योंकि एफ डैश ऑफ जेड से एफ ऑफ जेड बनाना तो हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग क्या लिखा, बोथ साइड लिख दिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो एफ डैश ऑफ जेड का इंटीग्रेशन करने पर सिंपली क्या बनेगा, एफ ऑफ जेड बनेगा, तो वो लिख दिया। 2 एज इट इज़ कांस्टेंट है। चलो ये इसको डायरेक्ट कर रहा था भाई, लेकिन डायरेक्ट किया और नहीं दिखा, तो आप लोगों को इंटीग्रेशन का स्टेप भी दिखा देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ जेड, यहाँ पे डी जेड लिखा, इक्वल टू इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर क्या क्या रहेगा, ये 2z प्लस आई राउंड ब्रैकेट के अंदर 4z³ प्लस ये 2z राउंड ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में क्या आएगा, dz आएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये जो इंटीग्रेशन के आगे जो फंक्शन लिया है उसको इंटीग्रेशन सेपरेट होगा, लास्ट में dz भी सेपरेट होगा और हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या कहना चाहता हूँ, देखो ये इंटीग्रेशन 2z को जाएगा और लास्ट में इधर से dz भी आएगा, यानी कि 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के आगे, ये 2 इंटीग्रेशन के आगे ले लिया, यहाँ से z बचेगा, यहाँ से क्या आएगा, dz आएगा, प्लस i इज़ द कांस्टेंट, वो भी आगे लिया, इंटीग्रेशन किसके लिए, 4z³ प्लस 2z राउंड ब्रैकेट और लास्ट में क्या रहेगा, dz रहेगा, ठीक है। तो ये इक्वल टू के राइट साइड में जो भी फंक्शन है उसका हमें करना होगा इंटीग्रेशन, और इक्वल टू के लेफ्ट साइड में नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, ओनली एफ ऑफ जेड, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है, इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ जेड लिखा है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली एफ ऑफ जेड हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखना है हमें, सिंपली एफ ऑफ जेड लिखना है, ये 2 एज इट इज़ इंटीग्रेशन जेड यानी कि क्या रहेगा, z² अपॉन ये 2 रहेगा प्लस आई लिख दिया, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ब्रैकेट में लिख देते हैं, 4 एज इट इज़ लिख दिया, z के ऊपर इंटीग्रेशन क्या होगा, z⁴ अपॉन 4 हो जाएगा, ये +2 बाजू का एज इट इज़ लिखा, z का इंटीग्रेशन z² अपॉन 2, ठीक है, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, आगे इंटीग्रेशन का कांस्टेंट दैट इज +3 लिख दिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। देखो ये 2 कैंसिल, क्या बचेगा, ओनली z² बचेगा, उसके बाद ये प्लस आई राउंड ब्रैकेट के अंदर ये 4 कैंसिल, 2 कैंसिल, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, z⁴ प्लस z² रहेगा, ठीक है, लास्ट में प्लस सी, ये है प्लस सी और इसके पीछे क्या है, एफ ऑफ जेड है, दिस इज अवर रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन। तो लास्ट में वो वाला स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज अवर रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, दिस इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया।
अभी हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर, यानी कि इमेजिनरी पार्ट अगर दिया हुआ होता है तो उससे हम लोग एनालिटिक फंक्शन बनाएंगे, ऐसा वाला क्वेश्चन रहेगा। तो सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड एन एनालिटिक फंक्शन हुज इमेजिनरी पार्ट इज ई टू द पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में वाई डॉट कॉस वाई माइनस एक्स डॉट साइन वाई, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो हम लोग इस एरो से आंसर के लिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन में इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन दिया तो गलती से भी उसको यू से रिप्रेजेंट नहीं करना है, वी से ही रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट फंक्शन को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये वी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, ई टू द पावर माइनस एक्स राउंड ब्रैकेट के अंदर वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन वाई और ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। मैंने बताया था अगर इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन दिया होता है तो सबसे पहले उसको पार्शियल डिफरेंशिएट हम लोग विद रिस्पेक्ट टू वाई के साथ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली डो वी अपन डो वाई लिख देंगे। इसी का दूसरा नोटेशन वी वाई होता है। तो उस केस में ई टू द पावर एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, ये इस राउंड ब्रैकेट के अंदर आए हुए फंक्शन के साथ ये इनटू में, तो इसका मतलब ई टू द पावर माइनस एक्स को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एज अ कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। तो ये ले लिया लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया। आफ्टर दैट ये जो y cos y दिख रहा है इनका डिफ्रेंशिएशन होगा या फिर डिफ्रेंटिएशन होगा, ठीक है। और उनके ऊपर u डॉट वी रूल ये अप्लाई किया जाएगा डेरिवेटिव्स का। डेरिवेटिव्स का u डॉट वी रूल क्या होता है, पहले u लिखो, यानी कि पहले y लिखेंगे हम लोग। कॉस का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाएगा, तो ये माइनस साइन वाई लिख दिया। आफ्टर दैट प्लस साइन देना होता है, ये कॉस वाई एज इट इज लिखेंगे। अभी वाई का डेरिवेटिव कितना, वन, तो वन अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये अंडरलाइन किए हुए पार्ट का यहाँ पर डेरिवेटिव हो गया। उसके बाद माइनस एक्स ये कांस्टेंट रहने वाला, तो ये माइनस एक्स एज इट इज लिखा। और साइन का डेरिवेटिव क्या रहेगा, कॉस वाई रहेगा, तो ये कॉस वाई लिख दिया और ये लास्ट पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसी को हम लोग नेक्स्ट स्टेप में फिर से लिखेंगे ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाई डॉट माइनस साइन वाई था ना, तो माइनस माइनस वाई साइन वाई लिख सकते हैं ना, ठीक। माइनस एक्स कॉस वाई लिख सकते हैं। आगे क्या रहेगा, प्लस कॉस वाई रहेगा, ठीक है। लास्ट पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके पीछे क्या था, वी वाई था, और उसके भी पीछे क्या था, डो वी अपॉन डो वाई था। इतना क्लियर हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, वी इस फंक्शन को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इन दैट केस हमें y को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करना होगा, जैसे कि अभी हम लोगों ने x को कॉन्स्टेंट ट्रीट किया था, ठीक है। अगर विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव y के साथ हम लोगों ने x को कॉन्स्टेंट ट्रीट कर दिया था, ठीक है। इतना क्लियर था। अब देखो ये एंड लिखा, डो v अपॉन डो x किया, इसी का मतलब v x होगा, राइट, इक्वल टू। तो देखो ई टू द पावर x यहाँ पर x है और ब्रैकेट के अंदर भी x है ना कहीं, यानी कि यहाँ पर u डॉट वी रूल अप्लाई करना होगा डेरिवेटिव्स का। डेरिवेटिव्स का u डॉट वी रूल क्या होता है, सबसे पहले u लिखना होता है। देखो यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं एक पेज पर। अगर ये ऐसा है y इक्वल टू यू डॉट वी है, तो ये लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव करने पर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। पहले u लिखो, u लिखने के बाद v फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज डी वी बाई डी एक्स, प्लस अभी v लिखो, फिर u फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ई टू द पावर माइनस एक्स को मैं u मान लेता हूँ साइड में, ई टू द पावर माइनस एक्स को मैं u मान लेता हूँ, तो ये एज इट इज लिखा। ब्रैकेट के अंदर आए हुए फंक्शन का x के साथ डिफ्रेंशिएट करना है, उस केस में y कांस्टेंट, तो ये y cos y कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव माइनस वन, x का डेरिवेटिव वन रहेगा, तो ये साइड में माइनस आया हुआ है ना, तो ये माइनस वन हो जाएगा साइड में साइन y, यानी क्या बचेगा, ओनली माइनस साइन y बचेगा, ठीक है। x का डेरिवेटिव वन हो गया, तो ब्रैकेट के अंदर इतना ही बचेगा डेरिवेटिव करने पर, ठीक है। तो u एज इट इज v इस फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर इतना ही आएगा, फिर प्लस, फिर वो ब्रैकेट एज इट इज, वो ब्रैकेट यानी कि क्या, y डॉट कॉस वाई माइनस एक्स साइन वाई। अभी ये u फंक्शन जो था ना उसका डेरिवेटिव, तो e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस एक्स ही होगा। आफ्टर दैट e की पावर में जो भी आता है उसका फर्दर डेरिवेटिव, तो e टू द पावर माइनस एक्स था, यानी कि e की पावर में माइनस एक्स आया हुआ है, तो माइनस एक्स का फर्दर डेरिवेटिव करने पर कितना बचेगा, ओनली माइनस वन बचेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करते तो कैसे कर सकते हैं, देखो ई टू द पावर माइनस एक्स है, यहाँ पर भी ई टू द पावर माइनस एक्स है, उसको कंबाइनली बाहर ले लेंगे, तो ये ई टू द पावर माइनस एक्स कंबाइनली बाहर ले लिया, ये माइनस साइन वाई बचेगा। और ये जो माइनस साइन दिख रहा है इस ब्रैकेट के पहले अगर अप्लाई करेंगे तो माइनस ब्रैकेट के पहले, तो ब्रैकेट वाला पार्ट एज इट इज, दैट इज, इतना क्लियर हो गया। ये माइनस एक्स साइन वाई था, ठीक है। राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, ये जो राउंड ब्रैकेट के बाहर पहले माइनस लिखा है उसको हम लोग अंदर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको कर देंगे, माइनस
ये साइन वाई रहेगा ओनली, ये माइनस गलती से यहाँ पर एक्स लिखा था लेकिन ये ओवरराइड कर दिया साइन वाई से, ठीक है। माइनस साइन वाई माइनस वाई कॉस वाई हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस एक्स साइन वाई रहेगा, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके पीछे क्या है, वी एक्स है, और वी एक्स के पीछे भी क्या है, डो वी अपॉन डो एक्स है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई भी कर दिया हम लोगों ने पहले, उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी कर दिया। इतना हो जाने के बाद हमें क्या लिखना होगा, एफ डैश ऑफ जेड लिखना है। एफ डैश ऑफ जेड इमेजिनरी पार्ट का फंक्शन दिया था, उस केस में एफ डैश ऑफ जेड क्या लिखेंगे, हमेशा वी वाई प्लस आई वी एक्स लिखा करेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हमें लिखना होगा बाय मिलने थॉमसन मेथड, मिलने थॉमसन्स, बाय मिलने थॉमसन्स मेथड लिखेंगे हम लोग। बाय मिलने थॉमसन मेथड हमें क्या करना होता है, पुट एक्स इज इक्वल टू जेड पुट करना होता है, कॉमा, और y इक्वल टू क्या पुट करना होता है, 0 पुट करना होता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में तो ये एफ डैश ऑफ जेड ही रहेगा, इसको ठीक से लिख देता हूँ फिर से, एफ डैश ऑफ जेड ही रहेगा, इक्वल टू जो वी वाई फंक्शन था ना, वी वाई फंक्शन, तो उसमें देखो वी वाई फंक्शन ये है अपने पास लास्ट में सिंप्लीफाइड किया हुआ, उसमें हम लोग y की जगह पे 0 लेंगे और x की जगह पे z लेंगे, तो ये e टू द पावर माइनस जेड हो जाएगा। y 0 है, y अगर 0 तो ये सारा टर्म 0, y 0 है तो ये cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 माइनस कितना देगा, z देगा, ब्रैकेट के अंदर क्या देगा, 1 माइनस जेड देगा, और e टू द पावर माइनस जेड देगा, ठीक है। तो ये क्या देगा फिर, e टू द पावर माइनस जेड, और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस जेड, इस तरीके से टर्म आएगा। नेक्स्ट स्टेप में प्लस क्या, प्लस आई, और साइड में वी एक्स है ना, यहाँ पर भी वी एक्स में भी एक्स की जगह पे जेड और वाई की जगह पे 0, तो देखो y की जगह पे 0 तो साइन 0 0 हो जाएगा, y की जगह पे 0 होता तो मिडल वाला टर्म 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है तो यानी कि तीसरा वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, यानी कि ब्रैकेट के अंदर सारे टर्म 0 होंगे। ब्रैकेट के अंदर अगर सारे टर्म 0 है तो ये ई टू द पावर माइनस जेड के साथ इंटू होगा तो वो भी टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि वी एक्स वाला पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, इंटीग्रेटिंग लिखा बोथ साइड, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। तो फिर ये इंटीग्रेशन साइन दिखाकर जो भी एक्सप्रेशन बनेगा उसको भी हम लोग प्रॉपरली लिख देंगे, इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ जेड, यहाँ पर डी जेड लिखना होगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस जेड, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, 1 माइनस जेड, ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में क्या रहेगा, डी जेड रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। देखो राइट साइड में हमें इंटीग्रेशन करने के लिए जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करना होगा, वो तो जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन होता है क्या, देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये क्या लिखा है, इंटीग्रेशन u डॉट वी डी एक्स, ठीक है। तो u और ये v अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं, राइट। तो ये पहले मैंने u लिख दिया, जो v फंक्शन है उसको सबस्क्रिप्ट में 1 लिखा है, यानी कि उसका इंटीग्रेशन कर दिया हम लोगों ने, बाद में माइनस साइन, जो u फंक्शन लिया था उसका डेरिवेटिव u डैश से डिनोट किया, जो v फंक्शन का इंटीग्रेशन हुआ था v1 से डिनोट किया हुआ, उसी का फर्दर इंटीग्रेशन होगा तो उसको v2 से डिनोट करेंगे, प्लस आएगा u डैश का डेरिवेटिव एक बार हुआ था उसका फिर से डेरिवेटिव होगा तो u डबल डैश से डिनोट करेंगे, v2 का फिर से ही इंटीग्रेशन होगा तो वो v3 हो जाएगा, प्लस माइनस ऑर्डर में हमें प्रोसीड करते रहना होता है, तो इसको कहते हैं जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन। और जिसमें u और v अलग अलग फंक्शन होगा ना, तो इसको u कंसिडर करना होगा, तो उसके लिए एक पैटर्न रहेगा या फिर एक ऑर्डर रहेगी फंक्शन की, वो इस तरीके से होती है। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो इस फंक्शन की ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट जो भी पहला फंक्शन अगर आएगा उसको क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, यू कंसिडर करेंगे। इतना क्लियर हो गया। तो अपने इस फंक्शन में लॉग नहीं है, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होना चाहिए, ई टू द पावर माइनस जेड, ये पावर में माइनस दिख रहा है, इनवर्स जैसा बोल सकते हो, लेकिन नहीं, वो आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होना चाहिए, जैसे कि साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इस तरीके से, ठीक है। तो वो वाला भी फंक्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पर। एल्जेब्रिक फंक्शन दिख रहा है, कौन सा एल्जेब्रिक फंक्शन, 1 माइनस जेड इज अ पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, तो इसका मतलब लेफ्ट राइट पहले एल्जेब्रिक फंक्शन आ गया, तो ये अपना क्या हो जाएगा, अपना यू हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है अंदर, और लास्ट में क्या दिख रहा है, ई यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो ये ई टू द पावर माइनस जेड क्या हो जाएगा, अपना वी फंक्शन हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो इन दो अलग अलग फंक्शन में हमें यू फंक्शन क्लियर हो गया, वी फंक्शन क्लियर हो गया, और जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है एक्चुअली यहाँ पे मैंने दिखाया है, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, एज अ यू लिखना होगा, तो यहाँ से यू क्या लिखेंगे हम लोग, देखो इक्वल लेफ्ट साइड में तो ये एफ डैश ऑफ जेड का इंटीग्रेशन क्या बना,
एफ ऑफ जेड बन गया। ठीक है, सबसे पहले यू लिखेंगे, इंटीग्रेशन अभी हो रहा है तो सबसे पहले यू लिखेंगे, दैट इज़ 1 माइनस जेड, ये यू लिख दिया। आफ्टर दैट यू लिखने के बाद हमें वी फंक्शन का क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो ई टू द पावर माइनस जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर माइनस जेड, और माइनस जेड का डेरिवेटिव कितना होगा, -1, जो कि हमें डिनोमिनेटर पे लिखना है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद माइनस साइन दो, माइनस साइन के बाद ब्रैकेट दो। 1 माइनस जेड का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। 1 माइनस जेड का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस जेड का डेरिवेटिव कितना होगा, -1 होगा, ये डॉट। और ई टू द पावर माइनस जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर माइनस जेड अपन में फिर से -1, और यहाँ पे ऑलरेडी -1 था यानी कि +1, तो +1 अलग से लिखने की जरूरत है भी नहीं, फिर भी यहाँ पे लिख देते। ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज। इस -1 का फर्दर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन यहीं पे हमें रुका देना होगा, क्योंकि स्टॉप हो रहा है ना। ये -1 क्या था, यू डैश था। यू डैश का अगर हम लोग फर्दर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू डबल डैश, जो कि कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन वो 0 आने के कारण जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, साइन सिंप्लीफिकेशन कर देने हैं। लेफ्ट साइड में क्या लिखना है, एफ ऑफ जेड आएगा अपना, तो ये लेफ्ट साइड में एफ ऑफ जेड लिखा। ठीक है, इक्वल टू, ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन, और ऊपर क्या है, ई टू द पावर माइनस जेड है, अंदर इंटू कर देंगे 1 को, तो क्या हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर माइनस जेड प्लस ये माइनस प्लस प्लस जेड डॉट ई टू द पावर माइनस जेड रहेगा। ठीक है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखा, ई टू द पावर माइनस जेड लिखा। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये माइनस ई टू द पावर माइनस जेड और ये प्लस ई टू द पावर माइनस जेड, ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो टर्म क्या बचेगा, बचा हुआ टर्म जेड डॉट ई टू द पावर माइनस जेड, और लास्ट में इंटीग्रेशन का कांस्टेंट प्लस सी, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट प्लस सी यहाँ पर भी देना चाहिए था, और इंटीग्रेशन का कांस्टेंट प्लस सी यहाँ पर भी देना चाहिए था। ठीक है, तो फाइनल आंसर अपना क्या हो जाता है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड डॉट ई टू द पावर माइनस जेड प्लस सी, ये है हमारा रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो लास्ट में स्टेटमेंट में हम लोग लिख देंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन इज जेड डॉट ई टू द पावर माइनस जेड, देयरफॉर required analytic function is z dot e to the power minus z। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इस कंसेप्ट के ऊपर हम लोगों ने, यानी कि इस कंसेप्ट कौन से, अगर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन दिया है तो उससे एनालिटिक फंक्शन पूछा है, तो ये कंसेप्ट के ऊपर हम लोगों ने आज 2 ही क्वेश्चंस किए। और पहला क्वेश्चन कौन सा लिया था, अगर हमारे पास रियल पार्ट वाला फंक्शन दिया है तो उससे एनालिटिक फंक्शन कैसे बनाते हैं, ये वाला पहला क्वेश्चन लिया था। और दूसरे 2 क्वेश्चन कैसे लिए थे, अगर रियल इमेजिनरी पार्ट दिया है तो उससे एनालिटिक फंक्शन कैसे बनाएंगे, ये वाले इस कंसेप्ट के ऊपर हम लोगों ने आज कुछ प्रैक्टिस सम्स किए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अगर आज के लिए है प्रॉब्लम्स में या फिर कंसेप्ट में कहीं पे भी आपको किसी भी जगह पे अगर डाउट आ रहा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर। और एक बात आप लोगों को बता देता हूँ, इससे पहले हम लोगों के M3 इस टॉपिक के अंदर लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म 2 यानी कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये भी कंप्लीट हो चुका है। फूरियर सीरीज ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज ये भी टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। और ये अभी अपना चल रहा है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बाद हम लोग टॉपिक लेंगे कन्फॉर्मल मैपिंग। तो इनकी प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अगर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन से भी आप गो थ्रू होते हो और किसी जगह पे आपको डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।